जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। जी हाँ दोस्त, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, हम जब भी मरे तो धरती हिंदुस्तान की हो। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। चलिए सबसे पहले से बात करते हैं कि कैसे हमारे क्रांतिकारियों और हमारे आज़ादी के दीवानों ने गोरी सरकार से भारतीय आज़ादी को छीना। दोस्तों, भारत, आपको पता होगा कि भारत को सोना का चिड़िया कहा जाता था। ऐसा इसलिए कि पूरे विश्व में जितने भी सोना होते थे वो सोना घूम फिर कर फिर भारत नहीं आता था। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जो व्यापार का संतुलन था वो भारत के पक्ष में था। हालांकि वर्तमान में आप देख सकते हैं कि भारत का जो व्यापार घाटे में रहता है और एक चालू खाता जो है अभी भारत की वो घाटे में रहती है। तो हालांकि उस समय, जिस समय अंग्रेजों का भारत में आगमन नहीं हुआ था, भारत जो है सरप्लस में चलता था और इनके जो चालू खाते होते थे ये प्लस में होते थे और भारत से मसाले, साड़ियों, सूती कपड़ों, नील, सोरा, इन सब का जो है निर्यात किया जाता था। पहले ये सारे निर्यात जो है स्थल के माध्यम से होते थे और ये जो है स्थल का रूट, ये आप भारत के आप नक्शा देखें तो उसके उत्तरी साइड में हिंदू कुश हिमालय है और वो जो कि अफगानिस्तान से लग रहा है, पाकिस्तान से लग रहा है, उसी रास्ते जो है बुलंद दर्रे से होकर और खैबर दर्रे से होकर सारा जो है व्यापार होता था। क्योंकि यह जो रास्ता है ये रास्ता चीन के सिल्क रूट पर स्थित है और यहीं से जो है भूमध्य सागर तक भारतीय सामानों को पहुंचाया जाता था और यहाँ से काफ़ी व्यापार होता था। तो यहाँ से जो भी पश्चिम की तरफ से, चाहे पुर्तगाली हो या डच हो या अंग्रेज हो या फ्रांसीसी हो या डेन्स हो, ये सब बारी बारी से भारत में आए। लेकिन ये लोग जब यहाँ से व्यापार के लिए यहाँ से सामान लेके जाते थे तो वहाँ काफ़ी महंगे दाम में बेचते थे। काफ़ी जो है यहाँ के मसालों को काफ़ी सब लोगों ने अकूत पैसा कमाया यहाँ के लोगों ने। ये सब देखकर जो है वहाँ के लोगों में खलबली होने लगी कि भाई ऐसा, माने ये इस तरफ से ये सामान लाते और इतने महंगे दाम में बेचते हैं तो चलिए हम लोग भी कमाते हैं। इसी तरह जो है एक यात्री निकलता है भारत की खोज में, समुद्री मार्ग की खोज में, कि ऐसा रास्ता मिल जाए कि इससे हम आसानी से जो है वहाँ से भारत की जो भी वस्तुएं हैं और कच्चे माल हैं तो इनको जो है आसानी से परिवहन करके अपने देश में लाए और इसे बेचकर अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सके। इसी क्रम में एक यात्री जो है भारत की खोज में निकलता है। हालांकि खोजते खोजते वो अमेरिका की तरफ चल जाता है और जिस व्यक्ति का नाम है कोलंबस। तो ये जो है भारत के समुद्री मार्ग को खोजने में सफल नहीं हो पाते हैं। वहीं फिर यूरोप से एक पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा भारत के लिए अफ्रीका के केप कोमरिन तट होते हुए भारत के लिए रवाना होता है और यह जो है अंततः सफल हो जाता है और केरल के कालिकट तट पे ये उतरता है, जहां पर जमोरिन नामक व्यक्ति इसका जो है स्वागत करता है और इसी के साथ जो है पुर्तगाली यहाँ चले आते हैं। हालांकि एक अंग्रेज की बात करें तो अंग्रेज एक दुस्साहसी जो कि 1598 में सबसे पहले भारत में आता है। तो तब तक जो है इन लोगों को भारत के व्यापार और यहाँ के संसाधन के बारे में काफ़ी ये लोग जान चुके होते हैं और पश्चिम के लोगों को रास्ता भी पता हो गया होता है। जो पुर्तगाली वास्को डी गामा आने के बाद तब जो है ब्रिटेन की महारानी सन 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जो कि अंग्रेजों की कंपनी है। यह एक 24 निदेशकों का समूह होता है और सरकार से ये 24 निदेशक जो है स्वतंत्र रूप से पूर्व की तरफ व्यापार करने के लिए महारानी एलिजाबेथ से चार्टर लेके निकलते हैं। ये चार्टर महारानी एलिजाबेथ जारी करती है और इस प्रकार ये 24 समूह भारत के लिए रवाना होते हैं। सबसे पहले 1609 में
जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आता है और ये जो है व्यापार करने के लिए कारखाना भारत में लगाने की, सूरत में लगाने की अनुमति मांगते हैं। हालांकि सूरत में इसे अनुमति नहीं मिलती। फिर सन 1612 में जहांगीर कैप्टन वेस्ट जो है ये सूरत के स्वाली के निकट पुर्तगालियों के एक जहाजी बेड़े को परास्त कर देते हैं, जिससे जो है जहांगीर काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं और इससे प्रभावित होकर उन्हें सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति दे देते हैं। और यहीं से शुरू होता है भारत के नक्शे पर गोरी सरकार के काली साया का शुभारंभ। फ्रांसीसी भी भारत में आए होते हैं व्यापार करने और अंग्रेज भी आए होते हैं। चूंकि फ्रांस और ब्रिटेन का यूरोप में वर्चस्व के लिए युद्ध होता है और दोनों चूंकि भारत में होते हैं तो दोनों के सैनिक भारत में भी लड़ पड़ते हैं और इस प्रकार संधि है और इस नीति के अंतर्गत वे कोई राजा महाराजा हो या राज्य हो, छोटा सा रियासत हो, उसमें अपना प्रतिनिधि रखते थे और इसके अंतर्गत उस राजा को ये बता दिया करते थे कि आपकी सैनिक सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है। और वे एक रेजिस्टेंट उनके दरबार में रख देते थे और वे रेजिस्टेंट उनके दरबार में दूसरी जो नीति है वह है रिंग ऑफ फेंस। और इस नीति में क्या करते थे अंग्रेज, एक जैसे ये छोटा सा राज्य है और इस छोटा से राज्य को कब्जा करना है तो इसके लिए रिंग ऑफ फेंस यानी कि एक रिंग टाइप का, गोला घेरा टाइप का बनाते थे। तो इसमें क्या करते थे, अगर यहाँ छोटा राज्य है तो इसको पहले अपने अंडर किया, फिर इसको अंडर किया, फिर इसको अंडर किया, इसको अंडर किया, इस प्रकार से एक रिंग बना देते थे और रिंग बनाकर इसमें इस राज्य को फिर अंततः कब्जा कर लेते थे। तो ये रिंग ऑफ फेंस की नीति थी। उसके बाद एक और नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यपगत सिद्धांत। दोस्तों इस नीति के अंतर्गत अंग्रेज उन राजाओं रानियों का रियासत हड़प लेते थे जिन्हें खुद का स्वयं का पुत्र नहीं होता था। यानी कि अंग्रेज के अनुसार कि यदि किसी राजा को ये पुत्र न हो तो उनका जो है राज्य अंग्रेजों में शामिल कर लिया जाएगा, यानी गोद लेने की प्रथा में उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। और इस प्रकार झांसी की रानी का आप नाम सुने होंगे, तो झांसी की रानी, झांसी, सतारा, ये सब राज्य जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर सम्मिलित होकर वह अंग्रेजों के शासनाधीन हो जाते हैं। इस प्रकार अंग्रेज भारत के इन तीन नीतियों के माध्यम से अलग अलग राज्यों पर कब्जा कर लेते हैं और धीरे धीरे जो है अपना ब्रिटिश भारत का क्षेत्र बढ़ा लेते हैं।